Hello kids, welcome to Scientastic. Here I aim to make your science preparation fantastic. So for the first video, I've decided to discuss with you all the sample paper for class 10 Science 2022-2023. In this video, we'll be covering section A, which is the objective type questions. So let's begin. Question number 1. The change in color of the moist litmus paper is given in the given setup is due to. तो आपको एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे. व्हाट यू हैव टू नोटिस इज सबसे पहले तो कि आपके पास मॉइस्ट लिटमस पेपर है, यानी जो भी फ्यूम्स होंगे दे विल बी वेट, तो H+ आयंस या OH- आयंस जो है वो रिलीज हो सकते हैं. दूसरा आपको ये देखना है कि यहाँ पे बाकी सारे केमिकल्स जो हैं दे आर सॉल्ट, सिर्फ एक एसिडिक या बेसिक केमिकल जो है आपको दे रखा है दैट इज H2SO4 विच इज एसिडिक इन नेचर, यानी कलर चेंज जो होगा वो H+ आयंस की वजह से होगा इन दी सोल्यूशन. सो द आंसर इज ओनली 3. अच्छा, बाकी क्यों नहीं हो सकते? 1 and 2 बोथ हो ही नहीं सकते. एसिड भी है, बेस भी है, ये क्या बात हुई भाई? ओनली 2 प्रेजेंस ऑफ अच्छा बेस तो है ही नहीं. एंड ओनली 4 क्या कह रहा है? प्रेजेंस ऑफ लिटमस. तो भाई लिटमस अपने आप से थोड़ी इंडिकेट करेगा, कुछ होगा तभी तो करेगा ना. तो आंसर जो है वो आ गया आपका ओनली 3. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 2. रिडॉक्स रिएक्शन दे रखा है आपको, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. तो पहले ही बोल रखा है रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है. तो MnO2 रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ. ऑक्सीजन जो है जा रही है बेचारी, ठीक है. तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. और HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2O बना रहा है, Cl2 बना रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना. तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is the correct observation of the reaction shown in the setup? तो ये सेटअप यार आपने 6th क्लास से देख रहे हो. क्या हो रहा है यहाँ पे? मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है. एंड हम पढ़ते आ रहे हैं मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ white dazzling light to give magnesium oxide which is basic in nature. तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एक एक बच्चे को ये पूरी लाइन याद है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया. यहाँ पे आपको ये एक टेबल दे रखी है 4 गैसेस की, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. एसिडिक ऑक्साइड, तो CO2 CO दोनों एसिडिक ऑक्साइड है बिकॉज दे आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. सेकेंड कॉलम देखते हैं. यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, क्लोरीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. तो A एंड B में से ही अब हमें सिलेक्ट करना है. C एंड D यहीं पे डिस्कार्ड हो जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या रिलीज करते हो भाई? CO2 रिलीज करते हैं. तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर आ गया दैट इज बी पार्ट. यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट एंड रिजेक्ट करना है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. On placing copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution, it will be observed that the ferrous sulfate solution. तो यहाँ पे displacement reaction को याद करते हैं. ज्यादा ताकतवर more reactive metal displaces the less reactive metal from the salt solution. लेकिन कॉपर तो यार इतना ताकतवर है ही नहीं कि आयरन को निकाल के फेंके, तो फेरस सल्फेट सोल्यूशन जो है वो ग्रीन ही रहेगा और कॉपर कॉइन वैसे के वैसा नीचे पड़ा रहेगा. तो योर करेक्ट आंसर इज पार्ट डी. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. अनीता added a drop of dilute acetic acid and dilute HCl on a pH paper और उसने कंपेयर किया कलर्स को. करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताओ. तो एक बात हम सबको याद रहनी चाहिए, HCl इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड. HCl आपका मिनरल एसिड है जबकि एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना. चैप्टर 4 भी पढ़ चुके हो तुम लोग, चैप्टर 2 भी पढ़ चुके हो, तो इतना हमें पता चल चुका है कि HCl इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड. तो ऑब्वियसली पीएच जो है उल्टा चलता है, ज्यादा एसिडिक तो पीएच कम, तो एसिटिक एसिड का पीएच जो है वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू HCl. यानी आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ओनली 1, ठीक है ना. ए पार्ट. आगे बढ़ते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले दे रखे हैं ABCD, नीचे इमेज अटैच कर रखी है मैंने. करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. A और B अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. देखने में तो पहले भी सही लग रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड है दोनों में, लेकिन 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 हाइड्रोकार्बन वर्ड ने सारा मामला खराब कर दिया.
हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, लेकिन बी में ऑक्सीजन भी है, तो ये बात तो हो गई थी गलत। सी एंड डी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगेन डी में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये मामला भी खराब हो गया। सी पार्ट पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, हाइड्रोजनेशन कर दें अगर ए का, ए क्या है? इथीन है, तो बन जाएगा इथेन। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। डी पार्ट भी रीड कर लेते हैं। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट चेंजेस बी टू डी। भाई ये तो गड़बड़ है, डी से बी बन सकता है, बी से डी नहीं बन सकता, क्योंकि ऑक्सीडेशन कराता है KMnO4, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आंसर आ गया करेक्ट, दैट इज सी पार्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। अब इस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आपको बना के दिया गया है, आपको बताना है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो देखो, गार्ड सेल्स भी करते हैं इन लेयर नंबर 1 एंड 4, जो कि एपिडर्मल लेयर है, लेकिन वहाँ बाकी के सेल्स, एपिडर्मल सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो सिर्फ प्रोटेक्शन करते हैं। जबकि लेयर नंबर 2 और लेयर नंबर 3 में सारे सेल्स जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, एंड वो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो योर आंसर विल बी 2 and 3, which is B part. Moving to question number 9. एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है, फिर से आपको केमिकल एक्स का नाम बताना है जो कि बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन को ऑब्जॉर्व कर सके। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन अभी अभी बात की थी, क्या होता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करने वाले केमिकल का नाम है KOH, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे एक टॉल पी प्लांट है, उसको क्रॉस कराया विद ड्वार्फ पी प्लांट, और आपसे पूछा कि F1 प्रोजेनी एंड F2 प्रोजेनी में कितने टॉल होंगे एंड कितने ड्वार्फ होंगे। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए अपना एक क्रॉस बना के लगाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। 100% टॉल आएंगे F1 प्रोजेनी में एंड 75% टॉल आएंगे इन F2 प्रोजेनी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है ये, जो हमें एग्जैक्टली टिप्स पे याद होना चाहिए। आगे जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी एक एक करके, तब हम कैसे इन रेशियोज को याद रखें, क्या क्या पॉइंट्स एकदम याद करके जाने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे बना लिए जाएंगे, वो सब हम बातें कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब 3 फिगर दे रखी हैं आपको, इसमें से कौन सी करेक्ट है? तो यहाँ पे देखो भाई, ए में क्या हो रहा है? रूट्स भी नीचे जा रहे हैं, शूट भी नीचे जा रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि जियोट्रॉपिज्म हमने पढ़ा है, रूट्स ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाते हैं, शूट्स एंटी ग्रेविटी जाते हैं, तो ये गलत है। बी में तो भाई अलग ही चल रहा है, रूट्स भी हमारी एंटी ग्रेविटी जा रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी पार्ट इज करेक्ट, क्योंकि रूट्स नीचे जा रही है, शूट्स आपके अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है, तो ओनली सी पार्ट इज करेक्ट। द आंसर इज डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट लगा। क्वेश्चन नंबर 12। डायग्राम दे रखा है, आपको बताया किसमें ज्यादा वेरिएशन होगी। तो वेरिएशन कब ज्यादा होती है? जब 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में ब्रीड करते हैं। तो यहाँ देखो यार, पहला ऑप्शन देखते हैं, A, B एंड C। ए में वही फ्लावर ब्रीड कर रहा है अपने ही फ्लावर में, है ना। पोलन जो है वो अपने ही फ्लावर में आके लैंड कर रहे हैं, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, तो उसमें तो वेरिएशन आएगी ही नहीं। ऐसे ही सी में भी नहीं आएगी, तो जहां भी ए और सी दिख जाए वो गलत हो जाएगा। तो ए पार्ट भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। सो द आंसर इज बी पार्ट, बी एंड डी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक कंप्लीट सर्किट है, उसको हमने काफी टाइम के लिए खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से कॉपर वायर काफी हीट हो गई है। अब इस टाइम पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होगा? तो देखो भाई, हमने पढ़ रखा है रेजिस्टिविटी 2 ही बातों पे डिपेंड करती है। क्या क्या है वो बातें नीचे कमेंट डाउन करो, ठीक है। अब एक बात तो टेम्परेचर ही होगी, क्योंकि क्वेश्चन टेम्परेचर पे बेस्ड है। दूसरा क्या है वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। तो हाँ, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी जो है वो भी आपकी बढ़ जाती है, यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो आंसर इज सी पार्ट, इट इंक्रीजेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक कॉपर वायर है, उसको अपने पोल्स ऑफ मैग्नेट के बीच में कुछ इस तरीके से लगाया है। आपका हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल बीच में से आपकी जा रही है। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? अगर आपको एरो दिख पा रहा है, इट वुड बी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। ये देखो, ये नॉर्थ से साउथ, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा।
अब वो बोल रहा है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। अभी मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, अगर ऐसे जाएगा तो आप अगेन अपना वो जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसको लगा के निकाल सकते हो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी। अब मान लेते हैं करंट उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तब भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम लोग फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, हमें एक बात पता होनी चाहिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के ही परपेंडिकुलर आती है आपकी फोर्स। तो ऐसी सिर्फ दो ही डायरेक्शंस हैं जहां पे फोर्स परपेंडिकुलर हो सकती है, या तो कुछ इस तरीके से जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में। तो आपका आंसर है 2, ओनली इन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। आगे बढ़े जी। अगर कोई भी डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन के लिए अलग से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छी सी वायर बना के दी हुई है जिसके ऊपर बढ़िया सी प्लास्टिक इंसुलेशन है। प्लास्टिक इंसुलेशन जो है उसका डायमीटर D है, लेंथ L है एज शोन अबव। A decrease in resistance of wire would be produced by increase in the तो यहाँ पे ओके, वायर का डायमीटर D है, सॉरी प्लास्टिक इंसुलेशन का नहीं है। डायमीटर का व्हाट एम आई, वायर का डायमीटर D है एंड लेंथ L है, ठीक है ना। पूछा है रेजिस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं, तो हम सबको पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम एरिया बढ़ा दें रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और एरिया को बढ़ाने के लिए डायामीटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो बाय इंक्रीजिंग द डायामीटर ऑफ द वायर। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी पार्ट, वी कैन इंक्रीज द डायामीटर ऑफ द वायर विच विल लीड टू इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को जो कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के पास बनती है। तो मैंने डायग्राम लगा रखा है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ये आपने आयरन नेल वाली एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है बुक में, अगर पढ़ा होगा आपने तो ये आपको याद आ जाएगा फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 आपका असर्शन रीजन है, एंड ये ABCD ऑप्शन है जिसमें आपको उसको मार्क करना रहेगा। ए ऑप्शन कह रहा है दोनों ठीक है और जो रीजन है वो भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। बी कह रहा है कि दोनों ठीक है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ए को। सी पार्ट कह रहा है ए ठीक है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन ठीक है रीजन गलत है। और डी पार्ट कह रहा है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन ठीक है। चलिए देखते हैं। 17, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बिल्कुल सही बात है जी, AGBR का जो रिएक्शन है वो यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अगले पार्ट को देखते हैं, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लाइट ही एनर्जी देती है, करेक्ट बोला, लेकिन एनर्जी ले रहे हो यार, ये तो एंडोथर्मिक हो गया और यहाँ लिखा है एक्सोथर्मिक, तो रीजन गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट इज आपका सी पार्ट। आगे बढ़े, पार्ट को ढंग से लिखना है ABCD को, ठीक है ना। आप लिख सही रहे हो, पार्ट नंबर गलत डाल रहे हो, मार्क्स कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन कह रहा है हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। बिल्कुल ठीक बात है, हाइट जो है वो आपके जीन्स कंट्रोल करते हैं और जीन्स खुद से काम नहीं कर सकते, वो प्रोटीन्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। रीजन देखते हैं, सेल्यूलर DNA इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन दी सेल, और प्रोटीन्स जो है वो बनाने का काम भी DNA का ही है। ये दोनों बातें हमने पढ़ रखी हैं, यानी A भी ठीक है, R भी ठीक है, R एक्सप्लेन भी कर रहा है A को, तो A पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ी बहुत मिक्सिंग सह लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, ठीक है ना। एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद 2 चेम्बर्ड हार्ट, तो यहाँ गड़बड़ हो गई, 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। 2 चेम्बर्ड हार्ट वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन कह रहा है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट बिकम्स
इट कम्स टू रेस्ट इन दी जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हाँ ये ठीक है, क्योंकि वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो इट गेट्स सस्पेंडेड इन दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रीजन देखते हैं, एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, अदर एंड साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं विद सेक्शन बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो ताकि आप लोगों के पास अपडेट आता रहे, सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा देना।